हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का नाम है, जिसमें पहला पार्ट पढ़ा जाएगा धारा के प्रकार। धारा दो प्रकार की होती है। पहला है दिष्ट धारा, जिसे डायरेक्ट करंट 60 में से डीसी बोलते हैं, और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट 60 में से एसी बोलते हैं। यानी दिष्ट धारा को हम लोग डीसी बोलेंगे और प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलेंगे। इसमें पढ़ते समय तो आपको दिष्ट धारा में समझना है डीसी, डीसी को समझना है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा एसी और अल्टरनेटिंग करंट आपको समझना है। अगर कहीं एसी लिखा जाए तो आप समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा कही जा रही है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित न हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती हो, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा वह धारा है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है और समय के साथ परिवर्तित न हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हो, दिष्ट धारा कहलाती है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा है कि वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है, दिष्ट धारा कहलाता है। ठीक, यहाँ पर आप इसका फिगर देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर है जो समय को दिखाया गया है। तो समय जैसे जैसे इधर हम बढ़ते जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, और इधर वाई अक्ष की तरफ क्या है? धारा है, दिष्ट धारा है, जो यह एक्स अक्ष के समांतर है। यह कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रही है, एक सीधी रेखा में जा रही है। तो अर्थात एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में जा रही है। यह समय के साथ चल रही है, इसमें धारा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसकी परिभाषा होती है कि वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित न हो, यानी समय जैसे चल रहा है वैसे धारा भी चल रही हो, परिवर्तित न हो, एक निश्चित दिशा में हो, अर्थात ऊपर नीचे न हो, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, ये धारा सेल तथा बैटरी से प्राप्त होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। यह इसलिए इसकी आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि यह ऊपर नीचे नहीं होता है। दिष्ट धारा और समय के बीच का एक ग्राफ है। ठीक है, अगला है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में वह धारा जो एक निश्चित समयांतराल पश्चात पुनः उसी परिमाण तथा दिशा के साथ प्रकट यानी प्राप्त हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसके ग्राफ से समझिए आप, इससे ग्राफ में कि ये आपको प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ दिखाया गया है। यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष की ऊपर है और ये नीचे है। तो अक्ष से ऊपर, एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ धारा धनात्मक होती है और नीचे ऋणात्मक होती है। ठीक, ये 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से धारा चलती है। तो ये अपने I0 अर्थात अधिकतम मान, उच्च शिखर, जिस शिखर बोला जाता है, पिक पॉइंट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो जिसे हम I0 अर्थात प्लस में दिखाते हैं, यानी शिखर मान को। एक तरफ धारा आधे चक्कर में जितना अधिकतम मान तय करती है उसे I0 से, फिर यह आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है इस पॉइंट तक। फिर दूसरे आधा चक्कर में धारा ऋणात्मक होती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो यह -I0 हो जाता है और यहाँ तक इसका पूरा एक चक्कर हो जाता है। यानी पहले आधे चक्कर में धारा हाफ होती है और दूसरे आधे चक्कर में टी का हाफ होती है। टी मीन्स आवर्त काल। ठीक है, आवर्त जिसे बोलते हैं, आवृत्ति समय। ठीक है, तो यहाँ आधा समय लेती है, फिर इधर आधा समय लेती है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो परिमाण था, दिशा होता है, आवर्त के रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये देखिए ऐसे चलता रहता है, लेकिन एक निश्चित समयांतराल पर होता है। ये इस प्रकार से, ये जितना समय यहाँ पर लिया एक निश्चित समय में, उतना समय आगे भी ऐसे ये लेगा। तो इसका जो ये आवर्त है, यह आवर्त लगातार एक निश्चित समय में धारा उस आवर्त के रूप में आगे बढ़ती रहती है।
ठीक है। अब इसमें इसकी दिशाएं हमेशा आवर्त के रूप में होती हैं। दिशा अगर यहाँ पर ऐसी है तो इसकी दिशा आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो दिशा इसकी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल में चलती रहती है परिमाण के साथ। यह प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति इसको देखते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा में पहले फिगर को समझते हैं। इसके पहले हमने आपको कुंडली पढ़ाया था, तो उस कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को जब उसमें चुंबक रखे जाते हैं तो उसके यन और यस, यन से यस की तरफ कुंडली क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है और वह चलती रहती है, गति करना, घूर्णन करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण लंबवत, यह थीटा जो है वह अभिलंबवत है इस चुंबकीय क्षेत्र के थीटा कोण पर रखी हुई है। और यह जो है, जो थीटा कोण है, यह टी समय पश्चात कुंडली थीटा कोण घूम जाती है और थीटा बराबर ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा जो है कोणीय वेग है, अर्थात चाल जिसे बोलते हैं, या इसको वेग भी बोलते हैं। कोणीय वेग बोलिए या चाल बोलिए या वेग बोलिए, और टी क्या है, समय। तेरी जो ये कुंडली है यह एक कोण में घूमती है, इसलिए ओमेगा टी लिखा गया। और जिस कोण में घूमती है, कोणीय वेग और समय, जितना समय लगता है, दोनों गुणनफल को थीटा बोला गया। यहाँ पे थीटा क्या है, दूरी। थीटा यहाँ पर क्या है, दूरी, यानी टी समय पश्चात यह कोणीय वेग ओमेगा से थीटा कोण घूमती है, अर्थात थीटा दूरी घूमती है। और ये इसका एक अभिलंबवत वहाँ पर एक घटक बनता है बी कॉस थीटा। बी चुंबकीय क्षेत्र है और कॉस थीटा पर यह अभिलंबवत एक घटक में वियोजित हो जाती है। लंबवत घटक इसका बी कॉस थीटा होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली इस तरीके से गति करती है, यह ध्रुव से यस ध्रुव की तरफ ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो माना टी समय के पश्चात, माना टी समय में कुंडली का तल थीटा कोण से घूम जाता है। अब इसका तल थीटा कोण टी समय पश्चात घूम जाता है। इस समय कुंडली के तल पर खींचा गया लंब फ्लक्स रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है। ये थीटा कोण यहाँ पर बना रहा है। ठीक, अतः चुंबकीय क्षेत्र बी का कुंडली के तल के लंबवत घटक बी कास थीटा होगा। यहाँ पर इसका लंबवत घटक बी कास थीटा होगा। यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए हो तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, अब कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई वी ए होता है। फाई वी ए होता है, तो हम जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं पहले भी, कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए होता है। ये यहाँ पर कॉस थीटा लगा हुआ था। यहाँ पर जो घटक है इसका, यहाँ पर इसका जो घटक आया हुआ है वह घटक कितना है, बी कॉस थीटा है। बी कॉस थीटा, तो इसलिए बी की जगह कॉस थीटा लेते, तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा बी कॉस थीटा। और ए, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फाई बराबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर थीटा बराबर ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी है। ये थीटा बराबर यहाँ पर ओमेगा टी है, तो थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी लिख देंगे। थीटा क्या है, दूरी है। यहाँ हमने आपको लिख के बता दिया है कि थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा दूरी है और ओमेगा चाल है, यानी वेग भी इसको बोल सकते हैं या कोणीय वेग कह सकते हैं, और टी समय है। ठीक है, और ये थीटा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापित होना, इतना दूरी विस्थापित होती है। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी। अब यहाँ पर टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। जब टी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उसको देखिए। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आपको टी के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो डी थीटा अपान डी टी बराबर डी अपान डी टी, और ये हो जाएगा यहाँ पर बी ए कास ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से बी ए कांस्टेंट है, इसको कॉमन कर लीजिए। डी फाई है, थीटा नहीं, यहाँ पर फाई है। डी फाई अपान डी टी बराबर, यहाँ पे बी ए बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी अपान डी थीटा और कास ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम अवकलन का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, अब अवकलन का जब सूत्र लगा देंगे आप,
तो अवकलन का सूत्र होता है डी अपॉन डी एक्स कास एन एक्स बराबर माइनस एन साइन एन एक्स होता है। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगा देंगे, ये मान यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसे कास ओमेगा टी का सूत्र होता है माइनस साइन होता है, लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसमें जो सूत्र लगाएंगे ये माइनस बाहर कर लेंगे तो डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फैराडे के नियमानुसार यदि कुंडली में तार के एन फेरे हो तो प्रेरित विद्युत वाहक ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, इस सूत्र में यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी का मान इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर इसका मान रखा गया तो माइनस एन, और इसका मान माइनस में समीकरण 1 से रखा गया तो माइनस बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होने पर ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्राप्त हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान टी पर निर्भर करता है। इस सूत्र में देखिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है यह समय पर निर्भर करता है। तो यदि साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम 1 हो तो ई का मान भी अधिकतम होगा। देखिए साइन ओमेगा टी का मान जो होता है वह 1 होता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। साइन का मान 0 डिग्री से 180 अंश तक में, यानी 0 से 180 अंश तक के बीच में ही केवल साइन का मान सबसे बड़ा मान 1 होता है। अतः साइन ओमेगा टी बराबर 1। जब यहाँ पर साइन का मान 180 से 0 से 180 तक एक ही होता है तो साइन ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तब इस स्थिति में ई का मान ई नाट हो जाएगा। तब ई नाट क्या है, अधिकतम मान है। तब ई नाट ई से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ई नाट हो जाएगा, अर्थात यह इसके बराबर हो जाएगा ई नाट के। तो ई बराबर ई नाट लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण में जो ये समीकरण है यहाँ पर ई की जगह ई नाट लिख दिया जाएगा, इसके बराबर ई नाट है तो यहाँ पर ई हो जाएगा और इसकी जगह 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एन बी ए ओमेगा बचेगा। तो यही मान यहाँ पर रखने पर ई नाट बराबर एन बी ए ओमेगा बचा समीकरण नंबर 2। यह विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान का सूत्र है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान का सूत्र होता है। इसमें समीकरण 2, इस समीकरण 2 जो है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ई बराबर एन बी ए साइन ओमेगा टी, और अभी यहाँ पर ई नाट बराबर आया है एन बी ए ओमेगा आया है। ठीक है, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 इसका मान यहाँ पे रख दिया जाए। तो इसका मान जब यहाँ पे रखेंगे तो इसकी जगह इतने की जगह यहाँ पर यहाँ ओमेगा है, इतने की जगह क्या आ जाएगा, ई नाट आ जाएगा। ई बराबर ई नाट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसका इतने का पूरा नाम मान क्या है, ई नाट के बराबर है। ई नाट के बराबर है इसलिए इसको यहाँ पर ई नाट रख देंगे, आगे साइन ओमेगा टी, तो ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यदि कुंडली का प्रतिरोध आर हो तो कुंडली में प्रेरित धारा आई बराबर ई अपान आर होगा। ठीक है, तब वहाँ पर प्रेरित धारा क्या होगी, ई अपान आर होगा। अब यहाँ पर अधिकतम धारा क्या हो जाएगी, आई नाट हो जाएगा। अधिकतम धारा क्या होगी, आई नाट हो जाएगा। अधिकतम धारा मतलब जो हम लोग इसमें ये यहाँ पर ये क्या है, अधिकतम धारा आई नाट है, ये प्लस में होगा, और इधर नीचे अधिकतम धारा आई नाट माइनस में होगी। ठीक है, तो ये धारा का मान अधिकतम आई नाट होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ही ई नाट अधिकतम होगा। तो इस कंडीशन में ई नाट भी अधिकतम होगा और कुंडली में प्रतिरोध लग गया है तो ई नाट अपान आर हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम धारा का मान ई नाट इज इक्वल टू ई आर आई नाट इज इक्वल टू ई नाट अपान आर। धारा अधिकतम होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और धारा के प्रतिरोध के अनुपात में। तो यहाँ पर ई का मान है ई नाट साइन ओमेगा टी, इसका मान इससे उठा के यहाँ पे रख दिया गया अपान आर आई। अब यहाँ पर
इसको ई नॉट अपान आर लिख सकते हैं। इसको बाहर लिख सकते हैं गुणे साइन ओमेगा टी। यहाँ से इसका मान है आई नॉट, क्योंकि अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा का सूत्र हो गया इसकी जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, यह प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र है, जहाँ आई नॉट एसी का अधिकतम मान है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। इसी प्रकार वोल्टेज का भी सूत्र निकाल लेंगे। तो बी बराबर, जिस प्रकार से हम लोग आई का अधिकतम, आई बराबर आई का सूत्र निकाले हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सूत्र आया, उसी प्रकार से वोल्टेज का भी सूत्र निकाल लेंगे। बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी वोल्टेज भी अधिकतम होगा। तो ये बी नॉट क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान यानी शिखर मान है। इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसको देख लेते हैं। जब कुंडली का तल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो, अर्थात साइन ओमेगा टी बराबर जीरो, यानी थीटा बराबर वहाँ पर क्या हो, जीरो हो, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो सब मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कुंडली का तल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत होगा, तब वहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है। इस स्थिति के बाद कुंडली जैसे जैसे घूमती है, उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कम होता जाता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ने लगता है। यानी अब कुंडली जो है, वह कुंडली मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और कुंडली ये कुंडली है, मान लीजिए कुंडली है, और ये कुंडली इसके यहाँ पर अभी ओमेगा टी अर्थात थीटा बराबर मान लीजिए जीरो है, तो ये घूमती हुई फिर ऐसे कुंडली फिर ये इस तरीके से घूमेगी, फिर इसमें जो है कि ऐसे इधर घूमते हुए आएगी, फिर ऐसे घूमते हुए कुंडली से ऐसे घूमते हुए चलेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, कुंडली ऐसे घूमते हुए जाएगी, ये कुंडली इस तरीके से ऐसे पूरा सर्कल में घूमेगी। आप लोग मोटर चलते हुए देखे होंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट की तो एक बार इस दिशा में रही होगी, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते आएगी, यहाँ तक आएगी। यानी एक बार थीटा पे अगर 0 डिग्री होगा तो फिर 90 डिग्री पर आएगी, फिर 180 डिग्री पर आएगी, फिर 370 डिग्री पर आएगी, 270, फिर इसके बाद 360 डिग्री पर आएगी। इस प्रकार से घूमते हुए चलेगी। ठीक है, तो कुंडली में यहाँ पर इसका थीटा का मान हमेशा बदलता रहेगा, अर्थात ओमेगा टी यहाँ पर परिवर्तित होता रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस स्थिति के बाद कुंडली जैसे जैसे घूमती है, उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कम होता जाता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ने लगता है। यानी अब कुंडली इसमें अगर जैसे जैसे घूमेगी, यहाँ पर सीधा हो जाएगी, तो इसमें फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। ठीक, स्थिति नंबर सेकंड, जब कुंडली 3T/4 चक्कर पूरा करके फ्लक्स रेखाओं के तल में आ जाती है, अर्थात ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री। ये कह रहा है कि अगर जैसे ये कुंडली घूमती है जब, तो यहाँ पर 3T/4 हो जाता है, यहाँ पर T/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर T होता है, यहाँ पर T/4 होता है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पहुँचेगी कुंडली घूमते घूमते, ऐसे यहाँ से चली, यहाँ आई, फिर यहाँ ऐसे आई, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री फिर यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो कुंडली ऐसे घूमते घूमते चलेगी। ठीक है, जब ऐसे घूमते घूमते आएगी तो यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, अर्थात 3T/4 पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर जब पहुँचेगी तब वहाँ पर ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री होगा। तो इसमें ओमेगा टी का मान साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो ई बराबर ई नॉट हो जाएगा। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है। ई नॉट क्या है, अधिकतम, तब वहाँ पर मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान न्यूनतम होता है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान महत्तम होता है। समझिए इसको एक बार फिर से, कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान न्यूनतम होता है। ठीक, अर्थात ई बराबर 0 होता है, शून्य जाता है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान महत्तम होता है। ठीक है।